नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारी देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बेहद ही दिलचस्प जानकारियां कृषि जगत से संबंधित, इस उम्मीद के साथ कि ये जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों पे रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये रसायन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। यही कारण है कि जागरूक किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर का उपलब्ध होना होता है। गाय के गोबर को पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती है। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है। इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, साथ ही इसका भंडारण भी सहज होता है। इसके अलावा पैदावार भी ज्यादा मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में है, जिनमें से मुख्य है पेड़ विधि। पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है। हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है। पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। केचुए डाले गए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट बनाकर छोड़ते जाते हैं। इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भरकर रख लिया जाता है। बेड विधि। इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड बनाए जाते हैं। इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर, जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस, खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। बेड़ की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड़ को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड़ बनानी चाहिए। शुरुआत में पहले बेड़ में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड़ में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड़ की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड़ में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड़ से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडारित कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वर्मी बेड़ों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखनी चाहिए। कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वर्मी बेड़ में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यदि बेड़ पर तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है और केचुए तली में चले जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं। वर्मी बेड़ में ताजे गोबर का उपयोग ना करें। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केचुए मर जाते हैं। इसके लिए करीब 4 या 5 दिन पुराना गोबर लें। केंचुआ खाद बनाने के दौरान किसी भी तरह के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल ना करें। फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केंचुआ खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, साथ ही मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में भी इजाफा करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं, जिससे रोग भी कम लगते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है, साथ ही भूमि में जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है।
इसके अलावा फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर दाम मिलता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, पशु ही हमारा असली धन है, इसलिए उनसे से ज्यादा उत्पादन हासिल करने के लिए उनका आहार भी अच्छा होना चाहिए। आइए आज आपको पशुपालन से संबंधित देते हैं कुछ विशेष जानकारियां। हमारे शरीर को सही विकास और ऊर्जा के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति हम प्रोटीन युक्त भोजन से करते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। एक अनुमान के हिसाब से 100 ग्राम मछली में करीब 22% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर मछली का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही तरीकों से मछली पालन किया जाता है, लेकिन दोनों ही तरीकों में एक बात कॉमन है और वो है पर्याप्त पानी का होना। कम लागत में इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए देसी प्रजाति की मछलियाँ जैसे रोहू, कतला, मृगल को पालना चाहिए, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियाँ बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है और ये बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं। मछली पालक इस बात का ध्यान रखें कि तालाब की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिसके कारण हवा का बहाव होने से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। तालाब की गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहुंच सके। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब या पोखर में डालने से पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार मछली पालन के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। इस सुविधा को अपनाकर मछली पालकों को काफी हद तक आर्थिक सहायता मिल सकती है। मछलियाँ अच्छे से विकास कर रही हैं या नहीं, इसकी बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए। यदि मछलियों में किसी प्रकार के रोग या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उपचार करना चाहिए। उपचार करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। आमतौर पर मछलियों में होने वाले रोग व बीमारी: सेप्रोलगनियोसिस। लक्षण: शरीर पर रुई के गोले की भांति सफेदी लिए भूरे रंग के गुच्छे का बनना। बैंकियोमाइकोसिस। लक्षण: गलफड़ों का सड़ना। दम घुटने के कारण रोगग्रस्त मछली ऊपरी सतह पर हवा लेने का प्रयास करती है। इसके लिए बार बार मुंह खोलती व बंद करती है। फिश टेल रोग। लक्षण: शुरुआती अवस्था में पंखों के किनारों पर सफेदी आना, बाद में पंखों व पूंछ का सड़ना।
कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मच्छर मक्खी जैसे बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह पर पशु के दूध, मूत्र, खून आदि की जांच करवाएं। आने वाले महीनों में पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए ज्वार, मक्का, लोबिया, सोरगम, बाजरा और सूडान जैसे हरे चारे की बुआई करें। पहले बोए गए हरे चारे जैसे बरसीम, जई आदि की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। हर मौसम में खिलाया जाने वाला चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार किए गए खेतों में करें। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हरे चारे से साइलेज तैयार करें। पशुओं को उनकी शारीरिक स्थिति व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। एक पशु को 30 से 50 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए टीकाकरण कराएं। गांव किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। को दस्ता वाला उठा के ले गया। लगान माफ हो जाता तो बकवास बंद कर। ठाकुरों में रिश्ता नहीं मिलेगा तो क्या किसी का भी हाथ पकड़ लेगी? झोपड़ी में रहने वाले चांद के सपने नहीं देखते। तुम्हारे प्यार की कसम है पूर्वा, यहाँ से भाग जाओ। तेरा भविष्य तो यही है। कितने दिन हो गए तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं। पंचायत के विकास के लिए कोई महिला सामने आए। हम इस गांव के विकास के लिए यहाँ आए हैं। वो भाग्यशाली लड़का कौन है? पूर्वा। लौट के आए मेरे मीत। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आज महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान देकर आगे बढ़ रही है। देखिए नए रंग रूप में कार्यक्रम नेत्री। महिला सांसद और उनकी कहानियां मेरे यानी शाइना एनसी के साथ सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने अथक परिश्रम करके आज कामयाब किसान की सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है और आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। खेतों में हो रही उपज ये नहीं देखती कि उसे कौन पैदा कर रहा है। मिट्टी में बोए गए बीज तो बस उन हाथों को पहचानते हैं जो उनकी बरकत की दुआ मांग रहे होते हैं। शुरू से कृषि में मिली सफलता का श्रेय पुरुषों को मिलता आ रहा है, जबकि महिलाएं पुरातन से पुरुषों का साथ देती आ रही है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब महिलाएं एक सहायक के तौर पर नहीं बल्कि मुखिया के तौर पर खेती को संभाल रही है और आगे बढ़ रही है। ऐसी ही एक महिला है जिन्होंने खेती और जैविक उत्पादों के लिए अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया और बन गई कामयाब महिला उद्यमी। ट्रैक्टर चला रही ये महिला है डॉक्टर निर्जा शर्मा। निर्जा पहले एक शिक्षिका थी। बच्चों को शिक्षित करते करते उन्होंने लोगों को जैविक उत्पादों को जागरूक करने का विचार बनाया और टीचर की नौकरी छोड़ खेती और उससे जुड़े उत्पाद में लग गई। आज निर्जा जैविक रूप से गुड़ बना रही है जो लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद जरूरी और उपयोगी है।
निर्जा अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर लोगों को जैविक गन्ने से जैविक गुड़ उपलब्ध करा रही है। कैसे आया उनको ये विचार, आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं एक शिक्षिका थी, परंतु मन में ये विचार आया कि समाज में सभी लोग रह रहे हैं, परंतु हर घर में, हर मोहल्ले में, शहर में अनेक बीमारियों से सभी लोग पीड़ित हैं। तो मन में ये ख्याल आया कि कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। तो इसीलिए जॉब छोड़कर मैंने ये बीड़ा उठाया कि सभी को जैविक उत्पादों को उपलब्ध कराऊंगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण में अपना योगदान दूंगी। तो आजकल मैं देखती हूँ कि हर जगह पर किसान हैं या जो भी लोग खेती कर रहे हैं वो अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, अनेक प्रकार के जो हानिकारक तत्व हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, जो ग्राहक है वो खरीदता है और उसका उपयोग करता है तो उसके स्वास्थ्य को हानि होती है। उसके स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि घर में रहने वाले हर सदस्य को अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। परंतु ये सब देखकर मन को बहुत दुख पहुंचता है। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि जो किसान हैं उनको जैविक तरीके से अपनी फसलों को पैदा करना चाहिए। जो हमारे मोदी जी की मोदी जी का एक पहल है, मोदी जी ने एक पहल करी है कि वो जैविक उत्पादों को आगे बढ़ाएं। आज निर्जा अपने जैविक उत्पाद को बनाने में और भी महिलाओं को शामिल कर रही है, जिससे महिलाएं अपने आत्मनिर्भरता के दायरे को बढ़ाएं और परिवार के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं। देखिए, हर किसी के जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। मैं एक शिक्षिका थी, तब भी उद्देश्य यही था कि मैं बच्चों को शिक्षित करके अपनी जो मैंने शिक्षा ली है उसका प्रयोग कर सकूं। परंतु मन में एक इच्छा जागृत हुई कि कुछ और ऐसा करूं जिससे मन को शांति, मन को तृप्ति मिले और ये जो हमारा समाज है ये स्वस्थ रह सके। तो इसी इच्छा के चलते मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और समाज के लिए, समाज को एक स्वस्थ दिशा दिखाने के लिए जैविक उत्पादों की ओर मैं बढ़ी। तो यहाँ जब मैं जैविक उत्पादों की बात करती हूँ तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ मैं जैविक उत्पाद यानी कि जैविक उत्पाद में एक है गुड़ को मैं बनवा रही हूँ। और ये गुड़ कैसे बन रहा है? जैविक गन्ने के द्वारा। तो जैविक गन्ना मैं कहाँ से ले रही हूँ? तो यहाँ आज मैं केवल महिलाओं की बात कर रही हूँ। यहाँ देखिए मेरे साथ महिलाएं हैं। मैं यहाँ केवल महिलाओं की बात कर रही हूँ कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। खेती से लेकर यानी कि ज़मीन से लेकर आकाश तक वो कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो उनको किसी भी हालत में कम नहीं समझना चाहिए। और मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि यहाँ जो अनीता सैनी जी हैं, ममतेश सैनी जी हैं और जूली सैनी जी हैं, इनका फार्म है और ये जैविक गन्ना वहाँ पर कर रही हैं और हम सभी लोग मिलकर उस जैविक गन्ने को करते हैं। लघु और कुटीर उद्योग आज महिलाओं के लिए सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म है। महिलाएं मशरूम उत्पादन, अचार, मुरब्बा और जैविक उत्पाद बनाकर जहां खुद को सशक्त बना रही है, वहीं समाज को भी 2 कदम आगे ले जा रही है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। गांव किसान कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए इस टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन वर्तमान स्थिति के बीच रखिए अपनी सेहत का ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।